हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसॉल्व पेपर के अंतर्गत 2022 के सेट नंबर 6 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने खंड आ और बा के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में खंड सा और खंड दा के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। खंड सा में क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। तो इसमें सबसे पहले हमने कोई परावर्तक पृष्ठ एक्स डैश लिया है, ठीक है। मान लेते कोई समतल तरंगाग्र जो परावर्तक तल एक्स डैश पर तिरछा आपतित हो रहा है, ठीक है, तिरछा आपतित हो रहा है और जो अभिलंब के साथ आई कोण बनाता है, ठीक है ना। माना एक समतल तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ एक्स डैश पर अभिलंब के साथ आई कोण पर, ठीक है ना, ये अभिलंब है तो अभिलंब के साथ आई एंगल बनाता हुआ आपतित हो रहा है, ठीक है। तरंगाग्र टी समय में बी से ए डैश तक, ठीक है। तो तरंगाग्र जो है सबसे पहले तरंगाग्र कहां टच करेगा, बिंदु ए को टच करेगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बिंदु ए से ए डैश तक क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, ठीक है। तो जितने समय में द्वितीयक तरंगिका ए से निकलकर ए डैश तक पहुंचेगी, ठीक है ना, ठीक उतने ही समय में बी तरंगाग्र जो बी है, बीसरा है, वो ए डैश तक पहुंचेगा, ठीक है ना। इसी समय में ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं ए से ए डैश तक पहुंचती हैं। ये तरंगिकाएं बी चाल से चलकर ऊपर की ओर फैले रहती हैं, ठीक है ना। तो ये जो तरंगिकाएं हैं ए और ए डैश के बीच की जितने भी बिंदु हैं वो एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे और उनसे निकलने वाली तरंगिकाएं बी चाल से चलकर वो परावर्तक पृष्ठ के ऊपर की ओर फैलने लगती हैं, ठीक है ना। ये तरंगिकाएं बी चाल से चलकर ऊपर की ओर फैलने लगती हैं। चित्र के अनुसार हम देखेंगे कि ए से बी डैश, ठीक है ना, ए से बी डैश और बी ए डैश बराबर क्या होगा, ये होगी आपकी बी इंटू टी, ठीक है। क्या आपको क्या हो जाएगा, आपका चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या लेकर गोलीय चाप खींचते हैं, ठीक है ना। बिंदु ए, ये आपका पॉइंट ए है, इसको हम क्या मानेंगे, केंद्र। और ए बी डैश, ठीक है ना, ए बी डैश त्रिज्या लेकर क्या लगाते हैं, गोलीय चाप, ठीक है, गोलीय चाप लगाएंगे। और उसके बाद ए डैश से बी डैश तक एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है ना। एक स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींचते हैं जो कि परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो ये ए डैश बी डैश है, वो तरंगाग्र ए बी का क्या है, परावर्तित भाग है, ठीक है ना, परावर्तित। इसके बाद अब हम देखेंगे दो त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे हैं, त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कि यहां से ए बी डैश बराबर बी ए डैश, ठीक है ना। ऊपर से स्पष्ट है क्योंकि ए बी डैश बराबर क्या है, बी ए डैश बराबर क्या है, बी टी। दोनों की दूरी कैसी है, बराबर है, तो ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी ए डैश। तथा कोण ए बी ए डैश, ए बी ए डैश यहां पर क्या 90 डिग्री एंगल है। इसी प्रकार ए बी डैश ए डैश यहां भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये लिखेंगे प्रत्येक कैसा है, समकोण है और आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। और
दोनों ट्रायंगल्स में ए और ए डैश, ठीक है, ये कॉमन है, वेनिस्ट, ठीक है, ये भुजा दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश, वेनिस्ट भुजा। हम ये जानते हैं सर्वांग समता, एस ए एस, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय, ठीक है, आपने मैथ में पढ़ी होगी। तो एस ए एस सर्वांग क्षमता प्रमेय के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ए बी ए डैश तथा ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, ये कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है ना, सर्वांगसम होंगे। जब ये सर्वांगसम होंगे तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि कोण बी ए डैश, बी ए डैश, ये वाला एंगल बराबर होगा कोण बी डैश ए डैश ए, ठीक है ना, कोण बी डैश ए डैश ए, मीन्स आई कोण किसके बराबर होगा, आर के बराबर। और आई क्या है आपका, आपतन कोण आई, और आर क्या है, परावर्तन कोण आर, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण आई की क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, ये क्या है आपका परावर्तन का द्वितीय नियम। चित्र से ये स्पष्ट है कि जो आपतित तरंगाग्र है अर्थात आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो परावर्तित किरण है, और अभिलंब, ठीक है, ये सब क्या है, एक ही तल में है, ठीक है, जो कि ये क्या है, परावर्तन का प्रथम नियम। इस प्रकार हाइजेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या हो जाती है, ठीक है ना। दो ही नियम हम देखेंगे कि आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 का ये का प्रश्न हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का खा प्रश्न, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर बताइए, ठीक है। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक क्या होते हैं, 3 का खा प्रश्न। सबसे पहले चालक, चालक वे पदार्थ जिनके चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके चालन बैंड व संयोजी बैंड, ठीक है, चालन बैंड व संयोजी बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको हम दर्शाते ईजी, ठीक है ना, वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी लगभग क्या होता है, नगण्य होता है, ठीक है ना, लगभग कैसा होता है, नगण्य होता है। इसमें जैसे तांबा, चांदी, ठीक है, लोहा आदि हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद विद्युत रोधी, विद्युत रोधी या कह सकते हैं अचालक, वे पदार्थ जिनके चालन बैंड पूर्णता भरे होते हैं, ठीक है ना, जिनके चालन बैंड पूर्णता भरे होते हैं, और संयोजी बैंड कैसे होते हैं, पूर्णता रिक्त होते हैं, ठीक। वे पदार्थ जिनके चालन बैंड पूर्णता भरे होते हैं और चालन बैंड पूर्णता रिक्त होते हैं, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, ठीक है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। जबकि चालक में क्या होता है, ये नगण्य होता है, और इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो जाता है, ठीक है। जैसे लकड़ी है, एबोनाइट है आदि, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर, इनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं तथा चालन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होते हैं, ठीक है, तथा चालन व संयोजी बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 लगभग जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, लगभग कैसा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और कार्बन भी हो सकता है आदि, ठीक है। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का खा प्रश्न ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का गा प्रश्न, दिए गए वैद्युत परपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। तो एक सर्किट दे रखा है, इस टाइप से एक सर्किट दे रखा है जिसमें 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, और उसके समांतर क्रम में 2 ओम और 2 ओम के क्या लगे, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। 12 वोल्ट की एक बैटरी है जिसका एक आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है स्मॉल आर, ठीक है, कितना है वो 1 ओम दे रखा है। मान लीजिए बैटरी से आई धारा प्रवाहित हो रही है, चूंकि ये क्या है 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड आपके संधारित्र है, और संधारित्र बैटरी के द्वारा बहने वाली जो धारा है
उसके प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इनमें क्या होगा, इनमें जो प्रवाह है अब इसका प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद, ठीक है, इसमें प्रवाह नहीं होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो विद्युत धारा है वो इधर से होकर नहीं गुजरेगी, तो विद्युत धारा का जो मार्ग होगा वो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना, ये इस टाइप से, ठीक है ना। तो 2 ओम और 2 ओम ये आपके किस क्रम में होंगे, 2 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में, और इसके साथ ये आपका आंतरिक जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम का, ये भी क्या बन जाएगा आपका श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो कुल मिला के पूरे परपथ का जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा, अतः परपथ का तुल्य प्रतिरोध 1 + 2 + 3, ठीक है, 1 + 2 + 3, तो ये आपका बन जाएगा, हाँ ये आपका 3 ओम दे रखा है, 3 ओम है, ठीक है ना, 3 ओम, तो ये आपका बन जाएगा 6 ओम, ठीक है, 1 + 2 + 3 6 ओम। इसके बाद धारा आई, इसके बाद हम ये देखेंगे इस धारा आई का मान कितना होगा, तो धारा आई बराबर क्या होता है, E/R, ठीक है, E/R। तो यहां से निकालेंगे 6, ई का मान कितना रखा है 12 और आर का मान कितना 6, 6 से कैंसिल करेंगे, 6 दूनी 12, तो आपको मिल जाएगा 2 एम्पियर। इसके बाद संधारित्रों की तुल्य धारिता, ये 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड की जो संधारित्र है इनकी जो तुल्य धारिता कितनी होगी, दोनों कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जुड़े तो इसको लिख सकते हैं 1 × 2/1 + 2, इसको मिलेगा आपको 2 एकम 2 और 2 और 1 3, 2/3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब जो है कुल विभवांतर कितना होगा, ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो विभवांतर वो कितना हो जाएगा, बी बराबर क्या होता है E-IR, और आर क्या है आपका स्मॉल आर, ये दे रखा है आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। ई का मान 12 वोल्ट दे रखा है, माइनस आई कितना हमारा 2 एम्पियर है, और आर कितना है 1 ओम, 1 ओम, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 12 - 2 एकम 2, 12 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 10 वोल्ट, ठीक है ना। अतः संधारित्र श्रेणी क्रम में क्या है, ये संधारित्र दोनों कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र जुड़े हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या हुआ, समान आवेश संचित होता है, ठीक है। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q बराबर CV, और C का मान 2/3 × 10⁻⁶ इंटू B का मान 10, 20 2 की गुणा करेंगे 10 से, तो 2 2 20/3, और ये क्या आपका -6 को हम लिख सकते हैं माइक्रो, ठीक है। तो Q बराबर 20/3 माइक्रो, और चूंकि ये क्या है आवेश, और आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम, तो इसको हम सकते हैं Q बराबर 20/3 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न है, परावर्तित दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। तो स्टूडेंट्स इसका जो किरण आरेख है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप वहां से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड दा में क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है, किरचॉफ नियम की सहायता से इसे प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न है, हेडिंग बनाएंगे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ठीक है। क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज
की संलग्न चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं में लगे किन्हीं दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये आपको क्या व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, एक व्हीटस्टोन सेतु जिसकी दो संलग्न हो जाए, ठीक है ना, इस टाइप से। ये आपका कोई व्हीटस्टोन सेतु है और इसमें क्या एक गैल्वेनोमीटर जी धारा मापी, ठीक है। ए वी सी और डी, ठीक है। ये प्रतिरोध आपका पी क्यू आर और एस, ठीक, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। मान लीजिए यहां पर क्या आपका बैटरी प्लस और ये माइनस, जब ये कुंजी बंद होगी, ठीक है, ये कुंजी K1 और यहाँ पे कुंजी क्या है K2, ठीक। जैसे ही यहां से क्या होगी, कुंजी K को बंद किया जाएगा तो यहां से विद्युत धारा I क्या होगी, I प्रवाहित जो बिंदु A पर, मान लीजिए इसमें क्या जाएगी I1 धारा और इसमें क्या जाएगी आपकी I2 धारा, ठीक। और चूंकि श्रेणी क्रम है तो इसमें भी क्या आएगी आपकी I1 धारा और इसमें भी क्या आएगी आपकी I2 धारा, ठीक है। और दोनों मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगी I, ठीक है। अब यहां देखेंगे कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किरचॉफ का वोल्टता का नियम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये धारा मान लीजिए इस टाइप से, ठीक है, धारा की दिशा ये I1, ठीक है, और ये आपका बंद पास 1 और ये बंद पास कौन सा आएगा 2, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा बंद पास आपका 2। तो बंद पास 1 के लिए, ठीक है, बंद पास 1 के लिए क्या होगा, संगत प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल। तो P गुणा I1, ठीक है, माइनस होगा यहाँ पर, चूंकि धारा की दिशा इधर और यहां से जब इधर को चलेंगे तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी विपरीत, I2 इंटू आर बराबर, इसमें कोई भी विद्युत भागफल नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं PI1 बराबर I2R, इक्वेशन नंबर 1। बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए, ठीक है, बंद पास कौन सा है 2, बंद पास 2 हमारा ये वाला है। इसमें भी धारा की दिशा हम क्या करेंगे इस टाइप से लेंगे यहाँ पर। तो Q गुणा I1, ठीक है, Q गुणा I1 माइनस कितना हो जाएगा I2 इंटू एस, I2 इंटू एस हो जाएगा, बराबर में क्या मिल जाएगा आपको 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें भी कोई विद्युत भागफल नहीं है बंद पास 2 में। यहाँ पर Q I1 माइनस, इसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा I2 इंटू एस, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 को
समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग, समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 2 से भाग देंगे तो PI1 बटे QI1 बराबर मिल जाएगा आपको I2R अपॉन I2 इंटू S, ठीक है। I2 से I2 यहाँ I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, P बटे Q बराबर में R बटे S, ठीक है, P बटे Q बराबर R बटे S, और यही क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, ठीक है। तो किसी दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात P बटे Q शेष दो भुजाएं, तो R और S, ठीक है, शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न, ठीक है। इसमें एक चित्र दे रखा है, चित्र में एक आपतन कोण कितना दे रखा है, I45 45 डिग्री, और ये यहाँ पे दे रखा है आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये जो किरण है, अपवर्तित किरण, वो पृष्ठ AB पर अपवर्तित होने के बाद, ठीक है, और पृष्ठ BC से जब निर्गत होती है तो वह क्या हो जाती है, AC के स्पर्शवत हो जाती है, अर्थात AC के क्या हो जाती है, स्पर्शवत। और हम ये जानते हैं कि प्रिज्म क्या है, कैसा काम करेगा, सघन माध्यम, और बाहर इसमें क्या होगी, वायु, ठीक है ना। तो कांच से किस में जा रही है, वायु में, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो जब विरल माध्यम में जाएगी और ये किसकी हो जाएगी, पृष्ठ के क्या हो जाती है, स्पर्शवत हो जाती है, तब यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर, वो आपका एंगल कहलाएगा क्या, क्रांतिक कोण। ये R2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, R1, ठीक है। तो जो R2 का मान होगा वो क्रांतिक कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे चित्रानुसार निर्गत किरण BC के स्पर्शवत है ना, स्पर्श टच करती हुई जा रही है, स्पर्शवत है, अतः R2 का मान, जो R2 का मान होगा, R2 का मान क्रांतिक कोण C के बराबर होगा, क्रांतिक कोण C के बराबर होगा, ठीक है। यहां पर क्या बन जाएगा आपका, क्रिटिकल एंगल। अब यहां देखेंगे कि यहां पर ये जो कोण होगा, ये कोण आपका कितना हो जाएगा, ये वाला कोण, ये आपका जो एंगल बनेगा, क्योंकि ये कितना R1 है, और यहां से ये क्या अविलंब है, तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा, यहाँ से ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, टोटल एंगल, ठीक है। तो इतने को हम क्या ले सकते हैं, इतने को हम ले सकते हैं 90 माइनस R1, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला जो एंगल होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, ये आपको हो जाएगा 90 माइनस R2, ठीक है। और फिर देखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए आपका क्या है, P है, और ये पॉइंट क्या है आपका Q, P और Q। तो ट्रायंगल BPQ में, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है, अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 और प्लस का 90, ठीक है, ये वाला एंगल, ये तीनों मिलकर कितना होना चाहिए, 180 अंश के बराबर, ठीक है। 90 कितना हो जाएगा, 180, ठीक है ना, और ये आपका 180 और 270 माइनस R1 और माइनस का R2 बराबर 180, या 270 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, 180 को इधर लेके आएंगे बराबर से पहले, और इधर ये R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। यहाँ भी आपका क्या बचेगा, 90 बराबर R1 प्लस
R2, ठीक है ना। और यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ से R1 बराबर 90 माइनस R2, ठीक है। एक रिलेशन मिल जाएगा हमें यहाँ से R1 बराबर 90 माइनस R2। इसके बाद पृष्ठ ए बी पर देखेंगे, पृष्ठ ए बी पर, ठीक है। पृष्ठ ए बी पर क्या बनेगा, स्नेल के नियम से क्या होगा, n बराबर साइन आई, यह देखेंगे n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, स्नेल के नियम के अनुसार। और यहां पर पृष्ठ ए बी पर ये आई है और ये क्या आपका R1, तो यहां से आ जाएगा आपका R1, ठीक है। तो n बराबर साइन आई, साइन आई कितना है 45 डिग्री है आपका, साइन R1, और R1 का मान यहां से रखेंगे तो साइन 90 माइनस कितना बन जाएगा R2, ठीक है। और या n बराबर लिख सकते हैं साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √2 अपॉन साइन 90 पे किस बदल जाएगा cos R2, ठीक है, cos R2। और cos R2 किसके बराबर है, ठीक है ना, R2 किसके बराबर है, तो यहां से लिखेंगे n बराबर, ठीक है, n बराबर यहां से लिखेंगे 1 अपॉन √2 cos C, ठीक है, क्योंकि जो R2 है वो R2 का मान किसके बराबर है, क्रांतिक कोण C के बराबर, ठीक है, क्रांतिक कोण C के बराबर हो जाएगा। या n इंटू cos C बराबर ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन √2, ठीक है। और n इंटू cos C को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर C, ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर C अपॉन में 1 अपॉन √2, ठीक है, 1 अपॉन √2 मिल जाएगा। और n इंटू 1 अपॉन साइन √1 अपॉन 1 माइनस साइन C, चूंकि क्या होता है साइन C बराबर क्या होता है 1 अपॉन n, ठीक है, 1 अपॉन n ये स्क्वायर बन जाएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर बराबर 1 अपॉन √2, ठीक है, 1 अपॉन √2 हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं क्या होता है क्रांतिक कोण, n बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन C, ठीक है, ये आपका क्रांतिक कोण होता है n बराबर 1 अपॉन साइन C, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे तो n इंटू ये आपका n स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में एलसीएम करेंगे तो n ये आपका आ जाएगा बाहर, एलसीएम हो जाएगा कैंसिल, बराबर 1 अपॉन √2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर ये आपका बचा √n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1/√2, दोनों ओर का क्या करेंगे वर्ग करने पर क्या मिलेगा n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1/2 या n स्क्वायर बराबर 1/2 प्लस का 1 या n स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2 या n बराबर √3/2। तो ये आपको हो गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, n बराबर √3/2, ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का घा प्रश्न, ठीक है ना, 4 का घा प्रश्न। परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकरण क्रिया समझाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 गा में एक चित्र दे रखा है, ठीक है, इसमें एक प्राथमिक कुंडली P और इसमें क्या लिया है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लिया है जिसकी प्राथमिक कुंडली P है और सेकेंडरी कुंडली क्या है S है, ठीक है। जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का हमें दृष्टिकरण करना होता है उसे प्राथमिक कुंडली P के स्वरूप पर
लगाते हैं, ठीक है ना। और हमें आरएल के स्रोत पर हमें निर्गत वोल्टेज क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। तो जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का दृष्टिकरण करना होता है उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। प्राथमिक कुंडली पी है, इसके स्रोत ये टर्मिनल में रखे हैं, यहां पर आपको जिसका दृष्टिकरण करना है वहां पर हम जोड़ देंगे, ठीक है। संधि डायोड के पी क्षेत्र को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, द्वितीय कुंडली, और इसका जो पी क्षेत्र है डायोड का पी क्षेत्र है वो द्वितीय कुंडली से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जोड़ देते हैं। निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में जब पीएन संधि अग्र अभिनत, जब द्वितीय कुंडली का एसरा बी के सापेक्ष, ठीक है ना, जो एसरा है वो बी के सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक है, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के आधे चक्र में, ठीक है। आधे चक्र में क्या होता है, जो एसरा है वो बी के सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक, ठीक है। एक बार ये क्या होता है, धनात्मक। जब धनात्मक होता है तब जो पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र प्लस से कनेक्ट होता है, अर्थात इस कंडीशन में जो डायोड है वो क्या हो जाता है, अग्रभ्रमित हो जाता है, और अग्रभ्रमित हो जाता है तो इसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है ना। तो पीएन संधि डायोड अग्रभ्रमित होने के कारण इसमें से होकर जो धारा है वो बहने लगती है, ठीक है। अतः हमें आरएल के सिरों पर सी से डी की ओर, है ना, सी से डी की ओर एक धारा हमें क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है, सी से डी की ओर। परंतु एसी वोल्टेज के दूसरे आधे चक्कर में, ठीक है, दूसरे आधे चक्कर में इधर क्या होता है प्लस और इधर क्या हो जाता है माइनस, ठीक है ना। दूसरे आधे चक्कर में क्या हो जाता है नेगेटिव, और नेगेटिव होने के कारण जो पी क्षेत्र है वो नेगेटिव से जुड़ता है, ठीक है। इस कंडीशन में ये डायोड है हो जाता है उत्क्रम अवृत, रिवर्स वाइज हो जाता है, और रिवर्स वाइज होने के कारण इस पीएन संधि में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। अतः इसमें से होकर धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात आरएल के स्वरूप पर शून्य धारा बहती है। इस प्रकार जो निर्गत वोल्टेज होगी ना, इस प्रकार निर्गत धारा केवल आधे चक्र में बहती है, शेष आधे चक्र में कट जाती है, ठीक है ना, केवल और केवल आधे चक्र में। तो इस प्रकार जो है पीएन संधि डायोड की क्या होती है, अर्ध तरंग दृष्टिकरण क्रिया होती है, ठीक है। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का घ प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का घ प्रश्न। एम्पियर का परपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का घ, एम्पियर का परपथीय नियम, ठीक है। क्या होता है एम्पियर का परपथीय नियम, इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर के लिए, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर के लिए रेखीय समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, ठीक है, जो रेखीय समाकलन है वो वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्र से होकर प्रवाहित धारा आई, ठीक है, प्रवाहित धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है, म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात लिख सकते हैं बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। ये आपको हो गया एम्पियर का परपथीय नियम। इसके बाद हमें इस नियम की सहायता से फाइंड करना है कि एक चालक तार है, चालक तार में आई धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। इस चालक तार के निकट आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है, पी है, और हम क्या करते हैं बिंदु पी से होकर आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं जो बिंदु पी से होकर गुजरता है, ठीक है। तो बिंदु पी पर जो डीएल वेक्टर, चूंकि ये क्या है सममित है, ठीक है ना, आर के क्या होगी सममित होगी सिमेट्रिकल, तब डीएल वेक्टर और बी वेक्टर जो होंगे वो एक ही दिशा में होंगे, ठीक है ना, बिंदु पी पर, ठीक है। तो माना किसी तार में आई एम्पियर की धारा चित्र अनुसार प्रवाहित हो रही है, हमें इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसके लिए हम तार के चारों ओर आर त्रिज्या का, ना, आर त्रिज्या का क्या खींचते हैं वृत्त, आर त्रिज्या का वृत्त खींच लेते हैं चित्र के अनुसार बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर ये क्या हो जाएगा
क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस जीरो, डी एल वैक्टर और बी वैक्टर वो एक ही दिशा में है, अतः इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1। सॉल्व करेंगे तो बी इंटू क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डी एल, डी एल, ठीक है ना, क्लोज इंटीग्रल डी एल। और क्लोज इंटीग्रल जो डी एल है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, संपूर्ण परिधि। तो इसकी संपूर्ण परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर के बराबर, ठीक है, 2 पाई आर। इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1। परंतु एम्पियर के परपथी नियम से हम ऊपर लिख चुके हैं, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर क्या है, म्यू नॉट अपॉन आई, म्यू नॉट इंटू आई। तो ये आपको हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, ये भी ये वाला ये और ये वाला कैसा है, सेम है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर ये आर एच एस और यहाँ से ये आर एच एस क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो b गुणा 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई, या यहाँ से b का मान फाइंड करेंगे तो म्यू नॉट आई और अपॉन में ये 2 पाई आर क्या पहुंचेगा इसके हर में, ठीक है। तो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आपको क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। तो ये आपको हो गया किसी चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का यह प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का यह प्रश्न है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। कुंडली में विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग पर 48 वोल्ट उत्पन्न हो तब कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक, हेडिंग बनाएंगे स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में प्रेरित विद्युत भागफल ई के बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में आगे दे रखा है, इसका आंकिक भाग है, आंकिक भाग, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट जो दे रखा है कि कुंडली में विद्युत धारा कितनी है, 5 विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड है ना, डेल्टा टी कितना दे रखा है, 5 मिली सेकेंड, ठीक है। ये 5 मिली सेकेंड दे रखा है, और क्या दे रखा है, इसको हम चेंज करना चाहते तो 5 गुणा 10 की पावर -3 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद धारा में परिवर्तन, ठीक है, 12 - 2 एम्पियर, 12 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। ये आपका धारा में परिवर्तन दे रखा है, ठीक है।
हमें फाइंड करना है कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, और विद्युत भागबल कितना दे रखा है 48 वोल्ट, जो ई का मान दिया है 48 वोल्ट। ठीक है, ई बराबर आपका ये दे रखा है 48 वोल्ट। ठीक है ना, ई बराबर 48 वोल्ट। एल हमें क्या करना है, यहां से एल हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, एल हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं सूत्र एल बराबर होता है ई गुणा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, अपॉन में डेल्टा आई। ई का मान कितना दे रखा है 48, डेल्टा टी का मान कितना दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर -3 अपॉन डेल्टा आई दे रखा है आपका 10। ठीक है, कितना दे रखा है 10 दे रखा है, गुणा करेंगे। ठीक है ना, या 5 दूनी 10 और 2 से कैंसिल करेंगे 24, तो 24 गुणा 10 की पावर माइनस का कितना जाएगा 3, या इसको सकते हैं 0.024 हेनरी। ठीक है ना, ये आपका ये आ जाएगा 0.024 हेनरी। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का यह प्रश्न। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने इस सेट में खंड सा और दा के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।